हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल पर सी टेट, केवीएस, सुपर टेट या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए हम इसमें प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें कि आज हम सीडीपी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे क्लास को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। गर्भकाल में, जन्म से जीवन पर्यंत या किशोरावस्था में। विकासात्मक मनोविज्ञान यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में यानी कि जीवन का किसका अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन पर्यंत अध्ययन किया जाता है। यानी कि बालक जब माँ के गर्भ में होता है तो गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत तक उसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें कि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, इमोशनल हो, ये सारे जो हैं उसका जो डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इसमें विकास जो होता है वो वंशानुगत भी होता है और वातावरण संबंधी भी होता है। वंशानुक्रम में जो हेरिडिटी जो पूर्वजों से प्राप्त होती है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे का विकास होता है, जैसे कि उसके बालों का रंग, आँखों का रंग, उसकी त्वचा का रंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आनुवांशिकता में आएंगी। वातावरण संबंधित कारक ऐसे हैं जैसे कि जिसमें बच्चे जो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जब बच्चे में विकास होता है तो उसे वातावरण संबंधी विकास कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मस्तिष्क का ध्वमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? चेतना का, विकास का, विवृद्धि का या संशोधन का? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि मस्तिष्काधोमुखी और निकट से दूर का क्रम, ये दोनों जो हैं वो विकास के क्रम होते हैं, जिसमें कि आइए हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि मस्तिष्कोमुखी, ठीक है, जिसे इंग्लिश में इसको सेफेलोकॉडल भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है सेफेलोकॉडल। सेफेलोकॉडल मतलब कि जिसमें विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। जिसमें विकास जो होता है वो सिर से पैर की और जब होता है तो उसे सेफेलोकॉडल कहा जाता है। जिसकी भ्रूणावस्था से लेकर के जब जो विकास होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बालक का जो विकास होता है वो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। जिसमें कि बच्चे का जो विकास होता है वो सबसे पहले उसका जो डेवलपमेंट होता है उसमें सबसे पहले उसका मस्तिष्क का विकास प्रारंभ होता है, उसके बाद अन्य चीज़ें धीरे धीरे विकसित होती हैं। तो इसे ही सेफेलोकॉडल कहा जाता है। और दूसरा है निकट से दूर, दूसरा है निकट दूर विकास। नेक्स्ट है निकट दूर विकास, निकट दूर विकास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। ये जो होता है इसका विकास जो होता है यानी कि विकास जो होता है वो केंद्रीय भाग से प्रारंभ होता है। इसमें विकास जो होता है वो केंद्रीय भाग से प्रारंभ होता है, उसके बाद वो केंद्र से दूर तक विकास होता है। जिसके से हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, जैसे कि विकास इसमें जो होगा प्रारंभ वो पहले पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आएगी, उसके बाद इसके केंद्र की ओर विकास जाएगा। तो ये दोनों ही होते हैं सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट का क्रम जो होता है वो विकास से संबंधित है, कि किस तरीके से बालक का विकास होता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लड़के के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोजोन है। XX क्रोमोजोन, XP क्रोमोजोन, XY क्रोमोजोन या CX क्रोमोजोन।
तो लड़के के पैदा होने के लिए जो उत्तरदायी क्रोमोजोन जो होते हैं वो XY क्रोमोजोन होते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। महिलाओं में जो क्रोमोजोन पाए जाते हैं, यानी कि महिला में जो क्रोमोजोन पाए जाते हैं वो XX पाए जाते हैं, और पुरुष में जो क्रोमोजोन पाए जाते हैं वो XY पाए जाते हैं। ठीक है, जब महिला से X क्रोमोजोन और पुरुष से भी X क्रोमोजोन जब आपस में मिलते हैं तो एक लड़की का निर्माण होता है, यानी कि तब लड़की का जन्म होता है। लेकिन जब महिला से X क्रोमोजोन और पुरुष से Y क्रोमोजोन यानी कि XY क्रोमोजोन जब मिलते हैं तब लड़का का जन्म होता है। तो इस तरीके से लड़का और लड़की का जन्म होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रोमोजोन्स की जो संख्या होती है वो 46 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि लड़के के पैदा होने में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम से संबंधित नहीं है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। अभ्यास, तत्परता, खेल या प्रभाव। तो अभ्यास जो है वो सीखने में संबंधित होते हैं। जैसे कि हम बार बार किसी चीज़ की जब प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि उस चीज़ को हम और भी बेहतर तरीके से सीख जाते हैं। तो ये तो सीखने के नियम से संबंधित है। तत्परता, मान लीजिए किसी चीज़ को सीखने के लिए हम जितना तत्पर होते हैं उस चीज़ को हम सीख पाते हैं। जिसके मान लीजिए आप सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका एक मोटिव है कि मुझे एग्ज़ाम को पास करना है, तो आप सीखने के लिए उसके लिए तत्पर होंगे, तभी आप पढ़ाई में लगे हुए हैं, चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो वो होता है तत्परता। तो सीखने में तत्परता भी जो होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रभाव भी जो होती है वो सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अगर किसी चीज़ का हम पर प्रभाव पड़ता है तभी हम उस चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, तो सीखने में अभ्यास, तत्परता और प्रभाव ये तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन सीखने में जो सम्मिलित नहीं है वो होता है खेल। खेल जो होता है वो सीखने से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। यह प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था है, तृतीय अवस्था है या चतुर्थ अवस्था है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि मानव विकास की जो शैशवावस्था की जो अवस्था होती है वो द्वितीय अवस्था होती है, और जो प्रथम अवस्था होती है वो माँ के गर्भ में जब बालक रहता है उस समय बालक का जो विकास होता है वो होता है प्रथम अवस्था, और जो शैशवावस्था जो होती है वो होती है द्वितीय अवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है या 5 भागों में बांटा गया है। तो पियाजे की थ्योरी को अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी CDP की प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। मैंने पियाजे की थ्योरी को बहुत डिटेल के साथ कवर किया है, जिसमें कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। आइए हम इसे थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, जिसमें कि इन्होंने 4 स्टेजेस की बात की है। पहला है सेंसरी मोटर, पहला है सेंसरी मोटर जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था तक को कहा जाता है। फिर दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज ये जो होती है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होती है। फिर होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था के बीच में होती है। इसके बाद लास्ट जो स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये जो होती है वो 11 साल से एबव होती है। ठीक है,
तो इस तरीके से पियाजे ने विकास की, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसमें बच्चे क्या है सेंसस के माध्यम से सीखते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की ये अवस्था होती है। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की होती है। फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 वर्ष से ऊपर की होती है। तो ये चारों स्टेज के बारे में पियाजे ने अपनी थ्योरी में बताया है। तो फ्रेंड्स, पियाजे की जो थ्योरी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में पियाजे की थ्योरी से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी थ्योरी को आप जरूर से देखें। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। यानी कि अनुकरण का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को देख करके सीखते हैं उसका अनुकरण कर लेते हैं। मान लीजिए बचपन में क्या है कि बच्चों को अगर गायत्री मंत्र सिखाना है तो बच्चे के सामने जब हम बोलते हैं तो बच्चे हमें सुन कर ही धीरे धीरे उसको बोलना सीख जाते हैं। तो इस तरीके से इसे ही अनुकरण कहा जाता है। तो अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु जो होते हैं वो किसका अनुकरण करते हैं? व्यंजनों का, वर्णों का, स्वर वर्णों का, स्वर व व्यंजन वर्णों का, या शब्दों का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कि अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु जो होते हैं वो स्वर वर्णों का ही अनुकरण करना सीखते हैं। उसके बाद वो व्यंजन वर्ण सीखते हैं, फिर शब्दों को, फिर वाक्यों को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल हुई है, शिक्षक असफल हुए हैं, या पाठ्य पुस्तकें असफल है, या वैयक्तिक असफलता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कि जब कोई विद्यार्थी असफल होता है तो ये समझा जाता है कि शिक्षण की जो पद्धति है वो असफल हुई है। शिक्षण की पद्धति, इसके अंतर्गत टीचर भी आ जाएंगे और विद्यालय की व्यवस्था भी आ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, या आज्ञाकारिता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कि एक विद्यार्थी की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो होती है आज्ञाकारिता। कि बच्चे में आज्ञाकारिता का भावना हो तो उसे विद्यार्थी की एक महत्वपूर्ण विशेषता समझा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। अगर बच्चों को क्लास में ही असंबद्ध प्रश्न अगर पूछते हैं तो इससे क्या होगा कि कक्षा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और बच्चे जो हैं वो टॉपिक से बाहर हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। आइए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। तो ये भी सही नहीं है कि बच्चों को असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देना, क्योंकि बच्चे के मन में अगर कोई प्रश्न आया है तो उसका जवाब टीचर को जरूर देना चाहिए। उसकी जिज्ञासा जो होती है जानने की, उसको शांत करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको कुछ पूछना ही की अनुमति ही ना दें। नेक्स्ट ऑप्शन है, उसे गैर अनुशासित समझ दंडित करेंगे। तो ये भी ऑप्शन गलत है कि अगर बच्चा कुछ पूछना चाहता है, अगर वो भले ही विषय से बाहर के प्रश्न हो, तो ऐसा नहीं है कि उसको दंड दिया जाए। तो ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि कक्षा के बाहर प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कि क्लास जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद बच्चे को उस प्रश्न का उत्तर देना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करता है, या अधिगम को सरल बनाता है, या बौद्धिक विकास में ये सहायता करेगा, या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
आप इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी बच्चों को डेली लाइफ से जोड़ते हुए अगर कोई चीज़ बताई जाती है तो बच्चे उसमें और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। और वैसे भी यहाँ कहा जा रहा है कि बुनियादी स्तर पर यानी कि प्राथमिक स्तर के वो बच्चे हैं, अगर प्राथमिक स्तर के बच्चों को वैसे भी कहा जाता है कि उनको दैनिक जीवन से जोड़ते हुए या उनके लाइफ से जोड़ते हुए अगर उनको शिक्षा प्रोवाइड करनी है और उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चे जो हैं वो बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। श्याम पट पर लिखते समय श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट होनी चाहिए, लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, बड़े बड़े अक्षरों में होनी चाहिए या छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। मान लीजिए श्याम पट पर लिखा जा रहा है और का लिखना है तो उसके जगह में ऐसा लिख दिया गया या उसको सटा के पूरा लिखा जा रहा है, तो इससे क्या है कि बच्चे इसको तो समझ नहीं पाएंगे या जब बच्चे चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे तो वो सीखने में भी उन्हें कठिनाई होगी। तो हमें बच्चों को हमेशा इस तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए ताकि बच्चों को जो लिखा हुआ है उसको वो बेहतर तरीके से समझ सके। वो अगर स्पष्ट होगा तो बेहतर उस तरीके से बच्चे उसको समझ पाएंगे। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि लेखन की स्पष्टता होनी चाहिए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसको दंड देंगे या कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वो क्लास में लेट से आता है तो उसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, ना कि उसके अभिभावक को तुरंत जाकर के हम सूचित कर देंगे कि बच्चा आखिर ऐसा क्यों कर रहा है कि वो लेट से आ रहा है, या उसको दंड भी नहीं देंगे कि उसको मुर्गा मुर्गी तो बनाना बिल्कुल भी गलत है, बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना है। या ऐसा नहीं है कि उस पर ध्यान ही नहीं देंगे बल्कि उसको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि वो अगर लेट से आ रहे हैं तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए, तो इससे क्या है कि विद्यालय की व्यवस्था भी कहीं न कहीं गड़बड़ा जाएगी। तो अगर कोई बच्चा अगर लेट से आ रहा है तो हमें पहले तो उसकी कारणों को जानना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि बच्चा स्कूल में लेट से आ रहा है। हो सकता है कि उसकी कुछ पारिवारिक समस्या हो या विद्यालय उसके घर से बहुत दूर हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो पहले तो कारणों को जानना चाहिए, उसके बाद ही उसको उपचार करना चाहिए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना चाहिए? अभिप्रेरित करना उचित होगा। अभिप्रेरित का मतलब होता है कि बच्चों को मोटिवेट करना। हम बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं? तो चुने हुए अध्ययन के द्वारा या प्रासंगिक अध्ययन के द्वारा या गहन अध्ययन के द्वारा या सस्वर अध्ययन के द्वारा। तो विद्यालय में बच्चों को अगर मोटिवेट करना है तो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होता है कि उनको प्रासंगिक अध्ययन द्वारा अध्ययन करा जाए। प्रासंगिक मतलब कि बच्चों को मान लीजिए किसी का उदाहरण दे करके बच्चों को समझाया जा रहा है कि मान लीजिए कोई महापुरुष के बारे में बताया गया कि उन्होंने अपने जीवन काल में ये कार्य किए हैं, तो इससे क्या होगा कि बच्चे मोटिवेट होंगे, किसी चीज़ के बारे में सुनकर जानकर वो वैसा ही बनना चाहेंगे, वैसा ही करना चाहेंगे। तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो आंतरिक रूप से मोटिवेट होते हैं, और जब बच्चा आंतरिक रूप से किसी चीज़ के लिए मोटिवेट होता है करने के लिए तो वो टीचिंग के लिए और भी बेस्ट माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। विद्यार्थियों में व्यवहारिक कुशलता का विकास करने के लिए, या विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करने के लिए, या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए, या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए। तो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है, मेन पर्पस जो होता है वो होता है कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। व्यवहारिक जीवन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसमें कि बच्चा क्या है कि हर चीज़ का इसमें बच्चे का डेवलपमेंट होगा।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ व्यावसायिक कुशलता का विकास करने के लिए ऐसा नहीं है कि बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, या फिर समाज जागरूकता के लिए, या फिर परीक्षा के लिए, तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट नहीं हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। व्यवहारिक जीवन मतलब कि बच्चा जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसको वो व्यवहारिक जीवन में भी अच्छे बेहतर तरीके से वो उसको अप्लाई कर सके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज हमने टोटल 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, और कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हुए ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और डेली बेसिस पर हम इस चैनल पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहते हैं। अभी हम सीडीपी की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे भी सीडीपी की जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने बहुत सारे थ्योरी को भी इसमें कवर किया है, उसको भी आप सीडीपी की प्लेलिस्ट में चाहे तो जा कर के देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।